सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम CS 101 शार्ट नोट्स फाइनल टर्म पार्ट 3, इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ। ये शार्ट नोट्स है। इस वीडियो के अंदर भी जस्ट लाइक दैट मैं आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूँगा, क्योंकि जो आपको पेपर आएगा वो बेसिक कंसेप्ट होंगे। आपसे व्हाट इज़ टाइप पूछा जाएगा, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ अल्फ़ा टेस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग, जस्ट लाइक दैट आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपके हर तरह से कंसेप्ट क्लियर करूं। ये काफ़ी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए हैं, बाकायदा इमेजेस के साथ कवर किए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। इस वीडियो के अंदर हम MS ऑफिस को भी टच करेंगे। मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा वर्ड, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, ताकि पेपर में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए उसको भी आप सॉल्व करने के काबिल हों। आपने इससे पहले इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी इंशाल्लाह। मैंने अपनी बड़ी मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए, इसका डाटा इकट्ठा करने के लिए, इसकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और ये मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आपको फाइनल टर्म आपके बहुत अच्छे हो जाएं। अगर आपने मेरा चैनल इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और MS ऑफिस है। अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है, देखें, टू दी पॉइंट में बात करूंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ पे पहले मैं डायग्राम में, इमेज में आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन हाइडिंग की। असल में इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है कि आपसे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन छुपाई हुई होती है। आपको सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिसके तहत आप सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब उसने उसके पीछे इम्प्लीमेंट कैसे किया हुआ है हमें उससे गर्ज भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर जिस तरह मैंने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था, आपको मैंने प्रोग्रामिंग सिखाई थी, यूज़र से मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दें, मतलब प्लीज़ एंटर योर नेम। अब सिर्फ उसको इतना सा इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया गया है, इससे अलावा उसे कुछ नहीं दिया गया। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई गलती ना हो जाए। वो कोई, हम यूज़र को सिर्फ इसलिए इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक्सीडेंटली कहीं डाटा को ना चेंज कर दे। यहाँ पे देखें, ये कोई कंट्रोल्ड इंटरफेस है, कोई भी आ रहा है, सारा सिर्फ अपनी मतलब जो उसे चाहिए वो इसको आके कहता है, ये अपनी पीछे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखते हुए इसको रिपोर्ट दे देता है। अच्छा चलें, एक और बात आपको समझाता हूँ। आप मोबाइल का इंटरफेस आपको दिया गया है चार्जिंग करने के लिए, आप जस्ट पिन लगाते हैं, आपको नहीं पता बैक एंड पे वो किस तरह से चार्ज होता है, कैसे हो रहा है, हमें नहीं इस चीज़ से गर्ज। एक और बात बताता हूँ, आप अपना रिजल्ट चेक किया मैट्रिक का, बोर्ड की साइड पे गया, आपने अपना रोल नंबर, आपको क्या इंटरफेस प्रोवाइड किया गया था? जस्ट रोल नंबर प्रोवाइड किया गया था। रोल नंबर इंटर करने के लिए जगह प्रोवाइड की गई थी, आपने रोल नंबर इंटर किया तो हुआ क्या, आपका रिजल्ट कार्ड आपके सामने आ गया। क्या आपको पता है कैसे पीछे क्यूरी रन हुई, कैसे डेटाबेस से डाटा आके स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ? कुछ भी नहीं पता। वो सारी इन्फॉर्मेशन हाइड है। ठीक हो गया? अब मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। इन प्रोग्रामिंग द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फंक्शन, ये होती है जो आपने लिखनी है कि आपने इन प्रोग्रामिंग द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट और क्लास या फंक्शन की डिटेल आपने जो हाइड कर देनी होती है। यूज़र को सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड करना है, जिस तरह का उसने काम लेना है वो उस तरह का उससे काम ले सके। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज़ अ पावरफुल प्रोग्रामिंग टेक्निक बिकॉज इट रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी। हाँ, तो कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी ना, जिस तरह मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी। आपने जस्ट उसके अंदर पिन लगाई और आपका मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया। बैक एंड पे क्या हो रहा है, कैसे चार्ज करता है, हमें नहीं पता। चले एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, ये आगे भी आनी है। मैंने जब अपना वीडियो में सॉफ्टवेयर बनाया तो सर ने कहा था कि आपका सॉफ्टवेयर SMS भी करता हो। अब मुझे तो नहीं पता मोबाइल के थ्रू कैसे SMS किया जाता है। मैंने क्या किया, एक API ले ली, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कंपोनेंट कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में।
बना बनाया सॉफ्टवेयर होता है, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना होता है। उसने मुझे इंटरफेस दे दिया, मैंने अपने सॉफ्टवेयर के साथ उसे इंटीग्रेट कर लिया। अब मेरा सॉफ्टवेयर जो था वो एसएमएस भी करता था। मुझे नहीं प्रोग्रामिंग आती एसएमएस की, मैं तो बना बनाया सॉफ्टवेयर उठाया और उसे अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर लिया। अब वो मुझे क्या इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा था, वो मुझे कहता था जिसको एसएमएस करना है वो बताओ और बॉडी बताओ मैसेज की कि मैसेज में लिखना क्या है। ये उसने मुझे इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया। मैं जस्ट जिसको मैसेज करना था उसका नंबर देता था और जो मैसेज भेजना था वो बताता था, वो एसएमएस कर देता था। ये इन्फॉर्मेशन हाइडिंग है, वो बैक एंड पे छुप गई चीज़ें, मुझे नहीं पता वो क्या था। उसने तो मुझे सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया ताकि मैं उससे इंटरेक्ट कर सकूं, बाकी सब छुपा हुआ था पीछे। अब इजी हो गया, समझना आसान हो गया। In programming, the process of hiding detail of an object or function, information hiding is powerful programming technique because it reduces complexity. Information hiding also used to prevent programmer from unintentionally or unintentionally changing part of the program. आगे देखते हैं कंपोनेंट क्या होता है। अभी मैं बात बता के आया हूँ, आपको फिर समझाऊंगा मैं। ये देखें, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के असूलों के मद्देनज़र कंपोनेंट बना के रखे हुए हैं। समझ लें शेल्फ में पड़े हुए हैं कंपोनेंट, आपने जस्ट यूज़ करने हैं। आपने क्या करना है, जस्ट आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए उसको। अगर आपको इस्तेमाल करने आता तो कंपोनेंट बने बनाए पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, आप जैसे यूज़ करें। देखें ये कंपोनेंट पड़े हुए थे, जिसको यूज़ करने आते थे उसने से यूज़ करके ये कोई सिस्टम बना दिया, ये कोई उसने सिस्टम बना दिया। सादा तरीन बात, इससे बेहतर नहीं हो सकती। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, हमने सिर्फ उसको इस्तेमाल करना होता है। इसकी मिसाल C++ में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जावा प्रोग्रामिंग, जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API जिसकी मैं अभी बात करके हटा हूँ, C# के अंदर .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज। अब ये क्या होती हैं, ये मैं पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं हम। ये कंसेप्ट कुछ ऐसे है कि हम क्या करते हैं, हमने C++ ने भी बनी बनाई लाइब्रेरी दे रखी हैं। अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना है, वो कहता है ये लाइब्रेरी ले लो, मतलब लाइब्रेरी क्या, ये फंक्शन ले लो, ये क्लास ले लो, इसको इम्प्लीमेंट कर लो। जस्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है। उसने बना के रखी हुई हैं हर चीज़ के ऊपर क्लासेस, और हर चीज़ के ऊपर कह लें कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर क्लासेस बनी हुई हैं, आपको जस्ट इम्प्लीमेंट करनी है। आपने नाम सुना .NET फ्रेमवर्क। .NET फ्रेमवर्क है क्या, ये आपको लाइब्रेरीज क्लासेस दे देता है, कहता है इनको इस्तेमाल करो और अपना सॉफ्टवेयर बना लो। फंक्शन आपने सिर्फ, आपको क्या करना होता है, आपको इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए। जावा हम सीखते हैं ना, .NET फ्रेमवर्क हम सीखेंगे, हम जावा सीखेंगे, C# सीखेंगे, हमें इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए कि ये काम करना है तो कैसे होता है। क्लास बनी हुई है, सिर्फ उस क्लास को, उस फंक्शन को, उस ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ करना सीखना है। मॉडर्न एप्लीकेशंस and system are most often developed as assemblies of many smaller parts। बहुत सारे smaller parts अवेलेबल हैं, हमने सिर्फ उसे इकट्ठा कर लेना है अपने सॉफ्टवेयर में। The idea of software components formalize the definition of these smaller parts। A software component is basically a software unit with a well-defined interface and explicitly specified dependencies। A software component can be as small as block of reusable code or it can be big as an entire application। एक आखिरी बात इसके ऊपर करते हुए फिर मैं निकल चलता हूँ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के ऊपर। मैंने अभी आपको पिछली बार बताया कि मैंने SMS करना था, मुझे नहीं पता SMS कैसे करते हैं। मैंने सर्च किया जावा के अंदर SMS कैसे करते हैं, मुझे एक क्लास मिल गई, मैंने अपने सॉफ्टवेयर के साथ उसको अटैच किया। देखें ये चीज़ें बड़ी हुई हैं, इसको ऐसे अटैच करना हमें आना चाहिए, जिसे मैं इम्प्लीमेंट कहता हूँ। इम्प्लीमेंट करना हमें आना चाहिए। मैंने उसको जस्ट अपने सॉफ्टवेयर के साथ अटैच किया और मेरा सॉफ्टवेयर SMS करने लग गया। मुझे ईमेल नहीं करने आती। मैंने देखा कि जावा के अंदर ईमेल कैसे करते हैं, मुझे एक क्लास मिल गई, API मिल गई, उसे API कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मुझे API मिल गई, मैंने अपने सॉफ्टवेयर के साथ उसे अटैच किया, मेरा सॉफ्टवेयर ईमेल भी करने लग गया। देखिए मुझे ईमेल का कोड लिखने नहीं आता, मुझे SMS का कोड लिखने नहीं आता। मैं क्या कर रहा हूँ, बना बनाया कंपोनेंट उठाता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करता हूँ, जिसे मैं इंटीग्रेट करना कहता हूँ या जिसे मैं इम्प्लीमेंट करना कहता हूँ, और मेरा सिस्टम, मेरा सॉफ्टवेयर अब ईमेल भी करता है और SMS भी करता है। आगे चलते हैं जी। अब आगे आ जाते हैं जी टेस्टिंग।
आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, हर चीज़ ओके है, अब हमने क्या करना है, उसको टेस्ट करना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो लाखों लाइनों के ऊपर था, वाकई लाखों लाइनों के ऊपर था। क्या मैं लाखों लाइनों को टेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। तो क्या करते हैं, करते ये हैं कि जो मेजर पार्ट होता है ना, जो क्रिटिकल पार्ट होता है हमारे सॉफ्टवेयर का, हम सारा नहीं करते, सिर्फ एक बार उसको टेस्ट करके ज़रूर देख लेते एक बार। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता हो। किसको? स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ करैक्टर स्ट्रिंग होती है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब स्ट्रिंग आपने लफ्ज़ यूज़ कर लिया स्ट्रिंग, मैं लिख के देखूँगा, पहले मैंने कैपिटल में लिख दिया, अब टेस्ट कर रहा हूँ मैं कि मेरा सॉफ्टवेयर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है या नहीं। मैंने कैपिटल में स्ट्रिंग लिख दी, क्या उसने एक्सेप्ट की या नहीं। मैंने सारी की सारी लोअर केस में लिख दी, क्या उसने एक्सेप्ट की या नहीं। मैंने बीच में स्पेशल करैक्टर डाल दिए, क्या उसने एक्सेप्ट की या नहीं। मैंने ब्लैंक किया, ब्लैंक इंटर कर दिया, क्या उसने एक्सेप्ट किया या नहीं। मतलब एक एक चीज़ के ऊपर इतनी इतनी वेरिएशंस होती हैं उसको चेक करने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए पेट्रो ने एक रूल दिया था कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं, आप जस्ट उनको टेस्ट करेंगे, आप जस्ट उनको टेस्ट करेंगे। एक तरीका तो था ये, एक तरीका ये था कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था, अब उसकी कुछ फंक्शनलिटी थी कि ये काम करता हो, ये करता हो, ये करता हो। मैंने एक बार चेक करके देख लिया क्या ये करता है, क्या ये यूज़र का डाटा एक्सेप्ट करता है, क्या ये सप्लायर का डाटा एक्सेप्ट करता है, क्या ये एसएमएस करता है, क्या ये ईमेल करता है, क्या ये अपडेट करता है, क्या ये इनवॉइस बनाता है। मतलब जो इसकी मेन फंक्शनलिटी एक बार टेस्ट करके देख लें, अगर वो काम हो रहा है प्रॉपर, दैट्स इट, गुड, आपका सॉफ्टवेयर ठीक है। इसे बेस पाथ टेस्टिंग कहते हैं, जो भी मैं बोल के हटा हूँ। is developed a set of tests that ensure that each instruction in the software is executed at least once। आप क्या करें, जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी है उसे एक बार टेस्ट करके देख लें क्या वो करता है या नहीं करता। इसे बेसिस पाथ टेस्टिंग कहते हैं। पेट्रो प्रिंसिपल क्या है? पेट्रो प्रिंसिपल के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को आपने टेस्ट कर। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? अब असल में आपको जो पेपर आना है वो इसी तरह से छोटी छोटी डेफिनेशंस होनी है। आपसे पूछा जा सकता है, मैंने अभी बात कर रहा था कि डिफरेंस बिटवीन बीटा टेस्टिंग एंड अल्फा टेस्टिंग। अच्छा, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? टेक्निक बेस्ड ऑन दी पेट्रो प्रिंसिपल एंड बेसिस पाथ टेस्टिंग। अब बेसिस पाथ टेस्टिंग याद रखना है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो फंक्शनलिटी उसको कम से कम एक बार रन करके देख लेना है आपने। अब बेसिस पाथ टेस्टिंग यही होती है, रिलाई ऑन knowledge of the internal composition of the software being tested. They therefore fall within the category called glass box testing। अब glass box testing क्या होती है कि आप जब सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं, हर लाइन को टेस्ट कर रहे होते हैं, ख़ासकर जो क्रिटिकल मॉड्यूल होते हैं उनको टेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है, आपको पूरा पता होता है कि जो मैं मॉड्यूल टेस्ट कर रहा हूँ इसके अंदर क्लासेस कौन सी हैं, क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती हैं, वो क्या काम करती हैं। मतलब जस्ट लाइक प्रोग्रामर जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होता है उसे पता होता है कि ये मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, इन क्लासेस का आपस में रिलेशन क्या है, ये कौन सी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब है उसको सॉफ्टवेयर का सारा नॉलेज होता है। सारा नॉलेज होते हुए जो उसकी टेस्टिंग हो रही होती है उसको हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। अब आगे चलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, वो प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से थी। ग्लास बॉक्स प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थी, प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से थी। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसके वाले से? यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सॉफ्टवेयर दिया गया कैलकुलेटर का, ठीक है, आपने क्या चेक करना है? आपने कहना है क्या ये 2 नंबरों को जमा करता है, क्या ये 2 नंबरों को तफरीक करता है, क्या ये मॉडुलस लेता है, क्या ये स्क्वायर रूट निकालता है, क्या ये पावर। आपको नहीं पता कि बैक एंड पे प्रोग्रामिंग कैसे हुई है, आपकी जाने भला। आपने तो जस्ट ये चेक करना है क्या ये जो फंक्शनलिटी इसे कही गई थी सॉफ्टवेयर को, क्या ये मेरी फंक्शनलिटी को, मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है कि नहीं। उसे नहीं इंटरनल स्ट्रक्चर का पता होता, उसे नहीं पता होता क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर उनका आपस में रिलेशन क्या है, उसे किसी चीज़ का नहीं पता होता। वो सिर्फ ये देखता है क्या फंक्शनलिटी फुलफ़िल हो रही है या नहीं। इसका मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से होती है।
यूज़र को इंटरनल स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, वो सिर्फ ये चेक करता है क्या ये सॉफ्टवेयर एक्यूरेट है या नहीं है। अगली चीज़ आ गई बीटा टेस्टिंग। अब बीटा टेस्टिंग क्या होती है? बीटा टेस्टिंग ये होती है कि आपने सुना होगा ये बीटा वर्जन है सॉफ्टवेयर का, कभी नाम सुना हो बीटा वर्जन। वो बीटा वर्जन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, कोई प्रोजेक्ट बनाती है, वो मार्केट में लॉन्च कर देती है। क्यों? लोग उसके ऊपर जब उसको यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो बताते हैं कि इसके अंदर ये खामी है, ये खामी है, ये खामी। अब टेस्ट रियल वर्ल्ड में उसका हो रहा है, रियल वर्ल्ड में आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, रियल वर्ल्ड में आप उसको सॉफ्टवेयर को, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मार्केट में भेज देते हैं। मार्केट में जब वो यूज़ होना शुरू होता है तब पता चलता है इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, अभी कौन कौन सी चीज़ इसकी सेट होने वाली है। इसे बीटा टेस्टिंग कहते हैं, इससे सादा अल्फाज में नहीं हो सकता ये। अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होती है? अल्फ़ा टेस्टिंग प्रोग्रामर कर रहा होता है अपनी ही साइट के ऊपर, कि उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, देखता है कि ये क्या क्या कर रही है, इसके अंदर कौन कौन सी खामी है, इसे अल्फ़ा टेस्टिंग कहते हैं। अल्फ़ा सिमिलर टेस्टिंग जो बीटा टेस्टिंग है वो मार्केट में होती है, और जो अल्फ़ा टेस्टिंग होती है वो उसी जगह पे होती है, डेवलपर साइट के ऊपर। ये फ़र्क है दोनों में, याद रखिएगा। बीटा टेस्टिंग कहाँ पे? मार्केट में। अल्फ़ा टेस्टिंग कहाँ पे? डेवलपर साइट पे। आगे चलते हैं। अब अगली चीज़ आ गई यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी इसकी यूज़र डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, चलो मैं फिर बता देता हूँ। द पर्पज़ ऑफ यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब हाउ टू यूज़ दैम। ये होता है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। जो आपको ट्रेनिंग मैनुअल साथ मिलता है वो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होती है, कि ये जो आपने कंप्यूटर कोई कैमरा ख़रीदा, कोई माइक ख़रीदा, ये इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये क्या क्या फंक्शनलिटी, आपने प्रिंटर ख़रीदा, आपने स्कैनर ख़रीदा, वो एक साथ मैनुअल निकलता है आपके पास, वो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होती है। द पर्पज़ ऑफ द यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब हाउ to use them. It is intended to be read by the user of the software and is therefore expressed in the terminology of the application. आप जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज़र मतलब आपने किसी से MS वर्ड बनवाया, बिल फॉर जस्ट लाइक दैट, आपने मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया, वो आपको उसके इम्प्लीमेंटेशन साथ देगा कि ये उसको किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? System documentation, the purpose of the system documentation is to describe the software internal composition so that software can be maintained later in its life cycle. अब सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर बना है उसकी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन सारी होती है, उसके अंदर कन्वेंशन का ध्यान। अच्छा, मैं आपको बात समझाता हूँ। आप प्रोग्राम लिख रहे थे, आप वेरिएबल नेम रखते थे। मेरा फर्स्ट जो लेक्चर है इसके ऊपर वेरिएबल नेम मैं आपको बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कन्वोकेशन है कि आप जब वेरिएबल नेम लिखेंगे तो अंडरस्कोर से शुरू करेंगे। अगर यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, वेरिएबल का नाम, चलो जी यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है, तो यू कैपिटल, स्पेस नहीं आती होती वेरिएबल में, स्पेस नहीं आनी, तो डॉक्यूमेंटेशन का डी बड़ा, कैमल केस इसे बोलते हैं। आप ये स्टाइल यूज़ करोगे, इसे कन्वेंशन कहते हैं। आप फंक्शन का नेम ऐसे रखोगे, आप ऑब्जेक्ट का नेम ऐसे रखोगे, क्लास का नेम ऐसे रखोगे, जो बताते हैं वो कन्वेंशन इसे कहते हैं। वेरिएबल्स का नेम, पूरी एक आपको तरीकाकार होता है, नेमिंग कन्वेंशन इसे बोलते हैं। एक्चुअल लफ्ज़ है नेमिंग कन्वेंशन, कि वेरिएबल्स नेम हमने ऐसे रखने हैं, क्लास का नेम हमने ऐसे रखना है, फंक्शन का नेम हमने ऐसे रखना है, ऑब्जेक्ट का नेम हमने ऐसे रखना है। हमने जब कोड लिख रहे होंगे, आपने देखा होगा मैंने वहाँ पे कमेंट भी किया था, टॉप के ऊपर मैं कमेंट करता हूँ डबल स्लैश से, ये क्लास किस मकसद के लिए, कमेंट करके आपने बताना है। जो आप लाइन लिखते जाएं साथ कमेंट करते जाएं कि ये लाइन किस मकसद के लिए है। ये हो गई कन्वेंशन। एक चीज़ होगी इसके अंदर, ये सारी डिटेल होती है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दो और डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जिसे यूज़र सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं और सिस्टम डिज़ाइन कहते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। ये एक्चुअली क्लाइंट और प्रोग्रामर या डेवलपर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर बताया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर ये रिक्वायरमेंट होगी जो कि सॉफ्टवेयर फुलफिल करेगा।
प्रोग्रामर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है इस बात पे कि यूज़र ने कह दिया कि मेरा सॉफ्टवेयर के अंदर ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए, और डेवलपर कहता है जी मैं आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करूँगा। ये हो गया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब आ गया सिस्टम डिज़ाइन। ये किसके अंदर चल रहा है सारा कुछ? सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या होता है? एक तो नेमिंग कन्वेंशन आपको पता होती है, दूसरा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, तीसरा सिस्टम डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट होता है, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट होता है। उसके अंदर क्या होती है? क्लास डायग्राम होती है, सीक्वेंस डायग्राम होती है, आर्किटेक्चरल डायग्राम होती है, डेटाबेस होती है। ये सारा कुछ सिस्टम डिज़ाइन के अंदर होता है। एक्चुअली सिस्टम डिज़ाइन की मदद से ही कोडिंग वाला ये समझता है कि मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाना कैसे। एक डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्लासेस होंगी, ये डेटाबेस होगा, इस तरह से वो काम करेगा। वो सारी डायाग्रामें बना के ना आप प्रोग्रामर को दे देते हो। वो जब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट देखता है उसके मुताबिक वो कोडिंग उसके अंदर लिखा थे आपने 10 क्लासें बनानी, वो 10 क्लासें बना लेता है। इस क्लास के साथ क्या रिलेशन है? क्लास एक सॉफ्टवेयर बेसिक यूनिट है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर क्लासेस से मिलके बनता है, क्लासेस से फिर ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये बातें आपके लिए कुछ नई हो सकती हैं, बहरहाल कि क्लासेस का आपस में रिलेशन क्या है, डेटाबेस के अंदर कितने टेबल बनने हैं, टेबल्स का आपस में रिलेशन क्या होगा, ये सारा कुछ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में होता है। उसके बाद आ गई टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। द पर्पज ऑफ द टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू डिस्क्राइब हाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एंड सर्विस। सादा अल्फाज इसके बोल के मैं निकल जाऊंगा। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, कोई आपने सॉफ्टवेयर ले लिया, आपने देखा होगा कि जब आप करते हैं तो साथ एक वर्ड की टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोट पैड की एक फ़ाइल होती है, वो बताती है कि इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है, आपको इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट होगी। जस्ट लाइक दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने इंस्टॉल करना है तो आपको रिक्वायरमेंट क्या होगा? .NET फ्रेमवर्क आपको रिक्वायर्ड होगा, आपको प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड होगी। वो सारी चीज़ें एक फ़ाइल में होती हैं और उसके साथ आपको बताया जाता है कि और इसमें काफ़ी डिटेल दी जाती है इसके अंदर क्लासेस कौन सी हैं, ये किस तरह की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता है, अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी है तो कैसे करनी है। इस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी की सारी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में होती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या है जी? अब अगला मॉड्यूल हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हाँ जी, हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करें। अब मैं पहले आपको बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन ही होती है कि टेक्निकलिटीज़ जो है ना, कम्प्लेक्सिटी है, उसको हाइड कर दो। अब रे है ना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रे है, आपने सिंपल क्या करना है? रे डिक्लेयर करनी है और उसे कहना है इतने नंबरों की मुझे रे चाहिए, और उसके अंदर आपने डाटा पुट करा। अब कंप्यूटर किस तरह से इसके अंदर डाटा पुट करता है कि ये कंटीजियस मतलब साइड बाय साइड सेम मेमोरी लोकेशन पे ये जाके स्टोर हो रहा होता है, वो उसका काम है, हमें नहीं पता। हमारे सामने से कम्प्लेक्सिटी हाइड हो गई, हमारे सामने से कम्प्लेक्सिटी हाइड हो गई। आपने मोबाइल का वॉल्यूम कम ज़्यादा किया, कम्प्लेक्सिटी हाइड है। बैक एंड पे क्या होता है हमें तो नहीं पता क्या होता है, हमें तो इतना पता है कि हम ये बटन दबाएंगे तो मोबाइल का वॉल्यूम कम हो जाएगा, कम्प्लेक्सिटी हाइड है। इसे एब्स्ट्रैक्ट व्यू कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप वो होता है कि हमें उसकी कम्प्लेक्सिटी इंटरनल डिटेल का नहीं पता होता, हमें सिर्फ उसे इम्प्लीमेंट करने का पता होता है। एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ, मैं ये सारी बातें कुछ ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि आपका फाइनल टर्म है, कहीं से कुछ भी वो पूछे तो आपको समझ हो कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होता है। सादा तरीन अल्फाज में एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जिसमें कम्प्लेक्सिटी हाइड होती है और हमें जस्ट इम्प्लीमेंटेशन का पता हो। चलें जी, एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम ऑल दी सेम टाइप। इसके अंदर अगर आपने अल्फ़ाबेट्स लिखने तो रे अल्फ़ाबेट्स की होगी सारी की सारी, अगर नंबर लिखने हैं तो सारे नंबर ही होंगे रे के अंदर, क्योंकि ये सेम डाटा टाइप के ऊपर काम करती है। एक्सेस ड्यूरिंग द कॉमन नेम, अ नेम वन डायमेंशनल रे इज लाइक अ लिस्ट, अ टू डायमेंशनल रे लाइक अ टेबल। अगर टू डायमेंशनल रे हो तो वो टेबल होता है, तो उसको एक्सेस कैसे किया जाता है? रोज़ और कॉलम की मदद से। पहले रोज़ होती हैं फिर कॉलम होता है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ना आ जाए कोई। अब पिछली मेरी बात याद रखें, मैंने आपको क्या कहा? रे सेम डाटा टाइप के लिए होती है। रे कौन सा डाटा स्टोर करती है? सेम डाटा टाइप, या तो इंटीजर्स का या स्ट्रिंग करैक्टर्स का। उसके बरक्स जो एग्रीगेट होता है वो
मल्टीपल टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है। एग्रीगेट मतलब यूज़र डिफाइंड डाटा इसे भी कहते हैं। एग्रीगेट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। एक बिल्ट इन डाटा टाइप होता है जो कि रे है, एग्रीगेट यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, देखें मैं कह रहा हूँ 4 करैक्टर स्टूडेंट नेम, ये आ जाए 10 मुझे नाम चाहिए, इंट रोल नंबर और फ्लोट परसेंट। रे क्या थी, या तो आप रे बना सकते हैं करैक्टर्स की या इंटीजर्स की या फ्लोट की। एग्रीगेट आप कैसे बना सकते हैं, सबके कम्बिनेशन से। और एग्रीगेट के अंदर आप क्या करते हैं, आप एक पूरा रिकॉर्ड बना लेते हैं। जैसे रिकॉर्ड बन रहा है ना, स्टूडेंट नेम रोल नंबर और परसेंटेज, पूरा रिकॉर्ड बन रहा है। लिस्ट अरे के अंदर आप रिकॉर्ड नहीं बना सकते। अरे के अंदर या तो स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, या उनके नंबर आएंगे, या उनकी परसेंटेज आएगी। ऐसा ही है, एग्रीगेट के अंदर पूरा रिकॉर्ड हम कन्फिगर कर सकते हैं, इसे एग्रीगेट कहते हैं। और इसकी मिसाल है स्ट्रक्ट की। इसकी मिसाल क्या है, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट क्लास भी एग्रीगेट्स में शुमार होगा। स्ट्रक्ट STRUCT, स्ट्रक्ट। क्लियर होगी बात, बाकी लिखा हुआ मैंने। इसका डिफरेंस देख लें। रे कलेक्शन इज अ होमोजीनियस डाटा। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का डाटा। स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा। रे डाटा एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। हाँ, रे का डाटा एक्सेस करना है ना, मैं आपको ऊपर बताऊं, ये देखिए इंडेक्स लगा हुआ है ऊपर। आपने अगर ये करना है ना 55 नंबर का डाटा, तो आप उसे लिखेंगे वैल्यू 0 1 2 3 4। इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो आप उसे कहेंगे 4। नेम लिख के ना, उसका मतलब नेम है इसका स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे 4 नेम डॉट 4, ये ब्रैकेट्स के अंदर दिया जाता है ऐसे, ये जैसे ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, तो ये आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा 55। इसकी बजाय जो स्ट्रक्ट होता है, स्ट्रक्चर एलिमेंट आर एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर, डॉट। आप स्ट्रक्ट का नाम लिख के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का डॉट, जो आपको वैल्यू चाहिए वो आप लिखेंगे, तो वो रिटर्न कर देगा आप। ये प्रोग्रामिंग है। इंशाल्लाह आप CS 101 वाले हैं, आप आगे से बाद मेरे वीडियोस देखा करेंगे 201 की, उसके बाद 304, तो आपको वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। रे एलोकेट स्टैटिक मेमोरी, स्ट्रक्चर एलोकेट डायनामिक मेमोरी। डायनामिक मेमोरी रन टाइम के ऊपर एलोकेट की जाती है। रे एलिमेंट एक्सेस टेक लेस टाइम देन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एलिमेंट टेक्स मोर टाइम देन रे, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा होता है रे के अंदर कंटीजियस होता है। कंटीजियस मतलब एक के बाद दूसरा, और यहाँ पे डाटा कहीं पे भी आपका हीप के ऊपर जाके स्टोर हो रहा होता है, वहाँ से आपको लेना होता है। अब डाटा स्ट्रक्चर में अगली जो चीज़ आ रही है वो आ रहा है लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। मैंने ये फिर एक बार ये इमेज यहाँ पे डाला है, टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये रे होती है एक लिस्ट की तरह, एक लिंक लिस्ट होती है, एक स्टैक होता है, एक क्यू होती है, ट्री होता है। ये सारे के सारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। आपसे कोई पूछ सकता है अब्स्ट्रैक्शन डाटा स्ट्रक्चर जो हैं वो बता दें, तो आप उन्हें लिख देंगे कि ये 4-5 नेम भी आ सकते हैं, आपको कोई डाटा स्ट्रक्चर के नाम बताएं। अब सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लेते हैं। अ डाटा स्ट्रक्चर इज अ पार्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज इफेक्टिवली। डाटे को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करना डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम हैविंग द सेम डाटा टाइप यूजिंग द रे डाटा स्ट्रक्चर। ये बार बार आपको बता रहा है कि रे सेम डाटा को स्टोर करती है। ऑब्जेक्टिव आ जाए तो कवर करनी है आपने। अब हम ये जो डाटा स्ट्रक्चर हैं इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम देखते हैं लिंक लिस्ट क्या होती है, हम देखते हैं ट्री क्या होता है, क्यू क्या होती है और स्टैक क्या होता है। ये याद रखिएगा, इसको हमने अब ये देखने हैं। लिस्ट को लिंक लिस्ट कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब मैंने लफ्ज़ यहाँ पे लिखा है लीनियर। अब्स्ट्रक्शन पहले बताई थी कि कम्प्लेक्सिटी आपके हाइड कर दी जानी है, आपको जस्ट ये पता होगा इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आपको नहीं पता इंटरनली वो कैसे डाटा को स्टोर करता है, हमें नहीं पता जी। अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये एक पूरी लिस्ट होती है, एक इसका हेड होता है, एक इसकी टेल होती है। अच्छा जी, अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा। हाँ, लीनियर की मैं बात कर रहा था। लीनियर ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के अंदर डाटा इसके अंदर स्टोर करते हैं और सीक्वेंस से ही निकालते हैं। आप डायरेक्ट जाके 10वां आइटम नहीं निकाल सकते इससे।
A linked list is a linear data structure in which the elements are not stored at contiguous memory location. Contiguous memory location में कहाँ पे स्टोर होते हैं? array में. The element is linked list are linked using pointer as shown in the given below. आपने अब लिंक लिस्ट में आपको समझाने लगा हूँ. सर के लेक्चर्स में भी थी, आपके हैंड आउट्स में भी इतना ही इसके बारे में डिटेल है. मैंने आपका कंसेप्ट यहाँ पे पूरा क्लियर कर देना है. लिंक लिस्ट का सवाल आ जाए बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे. ये लिंक लिस्ट देख लें जी कैसे होती है. ये डाटा होता है, साथ नेक्स्ट पॉइंटर होता है, वो बता रहा होता है कि अगला डाटा कहाँ पे मौजूद है. वो एड्रेस होता है उसके पास कि नेक्स्ट डाटा कहाँ पे स्टोर होगा. जब आप दूसरा डाटा यहाँ पे स्टोर करेंगे तो वो उसका आप लिंक दे देंगे अगले के लिए. जब तीसरा स्टोर होगा, सो ऑन. मैं ये कह रहा हूँ कि जो डाटा आप लिंक लिस्ट में स्टोर करते हैं वो दो पार्ट्स पे होता है, एक डाटा और एक नेक्स्ट पॉइंटर. डाटा और नेक्स्ट पॉइंटर होता है. नेक्स्ट पॉइंटर बता रहा होता है कि अगला डाटा कहाँ पे मौजूद है. ये होती है जी लिंक लिस्ट. इसमें हेड होता है जहाँ से आप डाटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, और टेल होती है जो एंड होता है. दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. एक के अंदर डाटा होता है और अगला पॉइंटर होता है. ओके. लिंक लिस्ट है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर एट कंटीजियस. इसमें कंटीजियस नहीं होते. द एलिमेंट आर लिंक्ड लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर एज शोन. इसके अंदर डाटा आप स्टोर करते हैं. जो आप इसका एक नोड होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा होता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, जो कि जो दूसरा डाटा स्टोर होता है उसको पॉइंट कर रहा होता है. जो दूसरा नोड होता है वो तीसरे को, तीसरा चौथे को, और अगर आखिर में कोई नहीं है तो वहाँ पे नल पॉइंटर होता है. उसके बाद आ जाती है स्टैक. स्टैक ऐसे है कि आपने बुक्स ऊपर नीचे रखी हुई हैं. 5 बुक्स हैं, आपने 1 2 3 4 इस तरह ढेरी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, बना के रखी हुई है. अब अगर आपने सबसे नीचे वाली बुक उठानी है तो ऊपर वाली सारी गिर जाएंगी. तो सबसे नीचे वाली अगर आपने बुक उठानी तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ऊपर वाली 4 हटा के फिर नीचे वाली आप हटा सकते हैं. क्या ख्याल? ऐसे ही है ना. ये स्टैक है. प्लेटें आपने रखी हुई हैं. चलें जी, घर के अंदर प्लेटें आपने रखी हुई हैं, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, सो ऑन. तो आपने आखिरी प्लेट उठानी है तो आप क्या करेंगे? ऊपर से प्लेटें हटा के साइड पे करेंगे, तो फिर आखिरी प्लेट नीचे से उठाएंगे. ये स्टैक है. स्टैक के अंदर डाटा एक ही साइड से इंसर्ट कर सकते हैं और एक ही साइड से निकाल सकते हैं. स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं स्टैक के ऊपर. डाटा जब हम स्टैक में डालते हैं उसे पुश कहते हैं या पुशिंग कहते हैं. जब स्टैक से डाटा निकालते हैं उसे पॉप या पॉपिंग कहते हैं. इसके अंदर जो मेथड है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है. मतलब ये देखें, आप यहाँ से समझें बात को. आपने पहले ये डाटा स्ट्रक्चर मतलब ये नंबर डाला, फिर ये सो ऑन करते गए. सबसे ऊपर जाके आपने ये नंबर डाला. अब जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है वो पहले निकलेगा, तो फिर बाकी आना शुरू होंगे. फंक्शन स्टैक यूज़ करता है. वो अपना रिटर्न एड्रेस स्टैक के ऊपर रखता है, क्योंकि उसे फौरी तौर पर जब उसने फंक्शन ने वापस आना होता है तो स्टैक के ऊपर जो चीज़ सबसे आखिर में जाती है वो सबसे ऊपर पड़ी होती है. वो स्टैक से अपना एड्रेस उठाता है, रिटर्न एड्रेस, और देखता है मुझे कहाँ जाना और कहाँ से काम शुरू करना है. ये बातें मेरे अगले वाले लेक्चर्स में, अगले वाले जब आप इंशाल्लाह इसको पास करके आएंगे तब डिटेल में समझाऊँगा. हम बात यहाँ से आप पढ़ते हैं, साथ में एक्सप्लेन करता हूँ. स्टैक इज़ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच फॉलो पार्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म. द ऑर्डर में बी लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. याद रखिएगा, पक्की बात है, ये आपको ऑब्जेक्टिव आनी है. द ऑर्डर ऑफ स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. देयर आर मैनी रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्टैक. कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्स stacked over one another in a canteen. The plate which is the top of the first one to be removed, that is the plate which has been replaced at the bottom position, remain the stack for the longest period of time. जो प्लेट सबसे नीचे आएगी वो सब ज़्यादा देर स्टैक में रहेगी. अब जब आप निकालते हैं तो मैंने कहा टॉप से एक ही साइड से डाटा निकाल सकते हैं, उसे टॉप कहते हैं. यहीं से डाटा आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहीं से रिमूव कर सकते हैं. क्लियर है बात? डाटा इंसर्ट करने को पुश, डाटा रिमूव करने को पॉप कहते हैं. वन एंड, सेम एंड या वन एंड होता है इसका, ये बात याद रखनी. आगे चलते हैं. अब क्यू तो बहुत इजी है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते हैं इसकी एग्जांपल. क्यू है जी, बैंक के सामने क्यू लगा के खड़े हो गए आप. एटीएम के सामने आपने क्यू लगाई हुई है, पैसे विड्रॉ करवाने हैं आपने. तो पैसे सबसे पहले कौन विड्रॉ कराएगा? जो सबसे पहले आया था. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट.
सबसे पहले जो बंदा आया वो क्यू में आके उसके पीछे आके क्यू लगना शुरू हो गई। अब सबसे पहले एटीएम बॉक्स में कौन जाएगा रूम में, जो सबसे पहले आया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ऑटोमेटिकली डेली लाइफ इसको समझे ना क्यू को। अब होता क्या है, एक साइड से लोग इन होते रहते हैं, दूसरी साइड से निकलते रहते हैं, एक साइड से इन होते रहते हैं, दूसरी साइड से निकलते रहते हैं। इसका मतलब है इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन ऑन डिफरेंट एंड, बोथ एंड। क्लियर हो रही है बात? जहाँ से डाटा इंसर्ट करते हैं उसको रेयर कहते हैं, और जिस साइड से डाटा इंसर्ट करते हैं उसको रेयर कहते हैं, और डाटा इंसर्ट करने को इन क्यू कहते हैं। जिस साइड से डाटा निकलता है उसे फ्रंट कहते हैं, और डाटा निकालने को डी क्यू कहते हैं। इसका मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। इसका मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। A queue is abstract data structure somewhat similar to stack. Unlike stack, a queue is open at both end. ये both end से open होती है। stack सिंगल एंडेड है, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन आ सकता है, या आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड स्टैक। स्टैक का क्यू इज ओपन एंड बोथ एंड। वन एंड इज ऑलवेज यूज टू इंसर्ट डाटा, इसे डाटा इंसर्ट करने को इनक्यू कहते हैं। अदर एंड यूज टू रिमूव डाटा, जिसे डी क्यू कहते हैं। अ क्यू इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म। द ऑर्डर इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्यू इज एनी क्यू ऑफ कंज्यूमर फॉर रिसोर्स वेयर द consumer that come first is first. The difference between stack and queue is in removing. In the stack we remove the item most recently added. In queue we remove the item the least recently added. जो सबसे पहले आया था उसने सबसे पहले निकलना है। आगे आ गया जी ट्री हमारा। आपने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में स्टाफ हायरार्की बनी देखी होगी। सबसे ऊपर आ गया प्रिंसिपल, उसके नीचे चीफ आ गया, उसके नीचे सीनियर इंस्ट्रक्टर आ गया, उसके नीचे क्यू बनी हुई होती है इस तरह से। चीफ आ गया, इसके नीचे इंस्ट्रक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट के नीचे सुपरवाइजर आ गया, ऐसे सो ऑन। ये बिल्कुल वही हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर होता है ट्री। अब इसको अच्छा पहले मैं ट्री को एक्सप्लेन कर दूं। जो टॉप पे होता है उसे रूट नोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रूट। ये जो लाइन बनी हुई है इसे एज कहते हैं। ये जो लाइन बनी हुई है इसे एज कहते हैं। एक जो नोड होता है उसके जो दो चाइल्ड, इसे दो चाइल्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चाइल्ड। दो चाइल्ड जो होते हैं वो आपस में सिबलिंग, बहन भाई कहलाते हैं, भाई भाई कहलाते हैं, बहनें कहलाती हैं, जो भी कह लें आप। अच्छा, जो सबसे आखिर में नोड होता है उसे लीफ नोड कहते हैं। जो सबसे आखिर में नोड होता है उसे लीफ नोड कहते हैं। पहले ट्री में आपको समझा रहा हूँ। टॉप पे आ गया रूट, उसके नीचे आ गया उसके चाइल्ड। दो चाइल्ड जो सेम लेवल पे होते हैं, ये देखें ना, सिर्फ एक लेवल नीचे हैं दोनों, तो ये सिबलिंग कहलाते हैं। जो आखिर पे होता है उसे लीफ नोड कहते हैं। इसको पेरेंट नोड कहते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर है तो इसका पेरेंट ये बनता है, तो ये पेरेंट नोड कहलाता है। अब जो लेफ्ट साइड है एक पूरी ट्री बन जाएगी, ये एक पूरी ट्री बन जाएगी इस साइड से। इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। ये एक इधर भी मैंने ट्री बनाई हुई है रूट। आपको समझ आ गई। ये लेवलिंग मैंने दिखाने के लिए ये डायग्राम बनाई थी। ये लेवल 0, ये 1, ये देखें पहला जो 0 कहलाता है, उससे अगला लेवल हॉरिजॉन्टली आपने जितनी लेयर्स बनती हैं वो लेवल है एक्चुअली। ये डेफिनेशन भी यही कर लेंगे आप इसकी। व्हाट इज द मीन ऑफ लेवल इन ट्री? नंबर ऑफ लेयर्स हॉरिजॉन्टली इन अ ट्री इज कॉल्ड द लेवल ऑफ ट्री। तो ये रूट, ये लेवल 0, ये 1, ये 2, ये 3, समझ आ गई। ये पेरेंट नोड आप समझ गए हैं। इसका पेरेंट कौन सा? डी का। बी का पेरेंट कौन है? ए। सी का पेरेंट कौन है? ए। एफ का पेरेंट कौन है? सी। एफ और बी, जी आपस में क्या है? सिबलिंग है। एफ क्या है? लीफ नोड है। एक ट्री के बाद जो दूसरी ट्री, फिर से ट्री के अंदर ट्री की जो चाइल्ड नोड फिर कोई ट्री बना लें तो वो सब ट्री कहलाती है। स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। A tree is a collection of node connected to directed और undirected edges। ये जो लाइनों से आपस में कनेक्ट होते हैं इन्हें edges कहते हैं। A tree is a non-linear। लीनियर क्या था मैंने आपको बताया, सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप आपने सर्च करनी है स्टैक के अंदर या क्यू के अंदर, तो आप पहले एक एक करके निकालना शुरू करेंगे ना। एटीएम के अंदर सारे बंदे यकलख तो नहीं ना डाल सकते आप, या दरमियान से उठा के बंदा तो नहीं ना आप एटीएम में कहते चलो भाई तुम जाके पैसे निकाल लो, बाकी उसे मारेंगे, क्योंकि लीनियर है ना क्यू।
अब जो ट्री है ये नॉन लीनियर है, गौर करें, मुझे जी तक जाना है, ये एफ रूट है, मैं रूट पे इन हूँगा, अब मुझे कहाँ जाना है, जी में, तो मुझे बी सी डी ई एफ जी ऐसे नहीं जाना, ए से मैं आया सी पे, सी से आ गया मैं जी पे, नॉन लीनियर। मुझे जे पे जाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, वो तो बहुत होता अगर स्टैक की सूरत में मुझे जे पे जाना है। यहाँ पे कैसे जाना है, कितने ऑपरेशन में मैं पहुँच रहा हूँ, ए पे पहुँचा, ए से बी पे, बी से ई पे और ई पे जे पे, मेरे ख्याल मोर देन हाफ पे मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये बात अब आपको समझ आई होगी नॉन लीनियर क्या होता है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कंपेयर टू रे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू विच आर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। बाइनरी ट्री इज अ स्पेशल डाटा स्ट्रक्चर यूज फॉर डाटा स्टोरेज पर्पस, डाटा स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब बाइनरी ट्री क्या, अब मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ बाइनरी ट्री, समझाता हूँ क्या होती है। अब बाइनरी ट्री हैज़ अ स्पेशल कंडीशन दैट ईच नोड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। ये बाइनरी ट्री नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाई है, क्योंकि इसमें 3 चाइल्ड हैं। ये बाइनरी ट्री है क्योंकि इसके एक नोड के 2 ही चाइल्ड हैं, तो इसलिए ये बाइनरी ट्री कहलाती है। मैक्सिमम 2 होने चाहिए तब ये बाइनरी बनेगी। A binary tree has a special condition that each node can have maximum of 2 children. A binary tree has the benefit of both an ordered array and a linked list. Search is a quick as sorted array in insertion or deletion operation as fast as linked list. मैं समझा चुका हूँ कि अगर आपने सर्च करनी तो बड़ी तेज़ी से होगी। अगर क्यू में सर्च करना था, जे तक जाना था, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10th नंबर पे जाके 10th ऑपरेशन पे जाके आपको जे मिलना था। यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे ऑपरेशन पे जाके आपको ए मिल जाएगा, फास्ट सर्च। उसके बाद आ गया जी डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, अ डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। एक सेकंड जी, तो हम अब मॉड्यूल जो डिस्कस करेंगे वो है डेटाबेस। Database is an organized collection of data. The data is typically organized to model aspects of reality in a way that support process requiring information. For example, library, bank, नादरा, ये सारे के सारे database हैं। अब है क्या कि database आपको ये सहूलत फराहम करता है कि आप आसानी से डाटा इंसर्ट कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, ये सारे के सारे database ऑपरेशन हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो आपको इन ऑपरेशंस को करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, आपको सिक्योरिटी देता है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। दोबारा से, ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस। किस सेंस में ऑर्गेनाइज्ड हो, ऑर्गेनाइज सेंस में हो कि हम आसानी से डाटा इंसर्ट भी कर सकें, डिलीट भी कर सकें, अपडेट भी कर सकें और सर्च भी कर सकें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होती है जो आपको डाटा से इंटरेक्ट करने देती है, और ये वो फंक्शन जो मैंने कहा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च, वो परफॉर्म करने देती है। वेल नोन डेटाबेस सिस्टम कौन से हैं, आपने एक बहुत नाम सुन रखा होगा, MS एक्सेस है, MySQL है, PostgreSQL है, Microsoft SQL है। ये आगे 4 और 3 में मैं आपको इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरी, नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप आएंगे। अब सादा बात जो समझ गए हैं, ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इंटरेक्ट विद द यूजर, अदर एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस इटसेल्फ टू कंप्यूटर एनालाइज डाटा इज कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे भी आएगा ये। अब एक ट्रेडिशनल डेटाबेस था, पहले मैं वो आपको समझाता हूँ ट्रेडिशनल डेटाबेस क्या होता था। हम ऐसा करते हैं कि बोर्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। बोर्ड के अंदर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, कोई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है जो आपका एग्ज़ाम लेता है, कोई आपके सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट है जो आपको बाद में सनद, डिग्री, सर्टिफिकेट इशू करता है। अगर ट्रेडिशनल डेटाबेस होता, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो वो फाइल आपके रजिस्ट्रेशन वालों के पास होती। बाद में आपने अपना एड्रेस चेंज किया, जब आपने डिग्री मंगवानी थी तो डिग्री वालों से कहा कि मेरा अब नया एड्रेस ये है, मैंने मकान बदल लिया है, तो उन्होंने अपनी एक फ़ाइल, अच्छा इन्होंने किया क्या हुआ था, इन्होंने सब ने अपनी एक्सेल की फ़ाइल बनाई हुई है। लाइब्रेरी वाले ने, एग्जामिनेशन ने, रजिस्ट्रेशन ने और रजिस्ट्रेशन ने, इन्होंने सब ने अपनी अलग-अलग एक्सेल की फ़ाइल बना रखी, उसके अंदर आपका डाटा स्टोर किया हुआ था। जब आपने अपनी सर्टिफिकेशन डिग्री मंगवाई
तो आपने वहाँ पे एड्रेस चेंज कर दिया। अब लाइब्रेरी वाले के पास, एग्जामिनेशन के पास, रजिस्ट्रेशन के पास तो डाटा वही है जो आपने दिया था, सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्री डिपार्टमेंट के पास जिसने इशू करनी थी वहाँ पे आपका डाटाबेस चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब है डाटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला गया ट्रेडिशनल डाटाबेस की सूरत में। ट्रेडिशनल डाटाबेस की सूरत में होता क्या था, हर डिपार्टमेंट अपना अपना डाटाबेस क्रिएट करता था, जस्ट लाइक एक्सेल, वर्ड, फाइल। क्लियर हो रही है बात। और इसमें ड्रॉबैक्स क्या थे, सिमिलर टू अब एक ही बंदे का डाटा 3-4 जगह पे मौजूद होता था, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा था। आपने एक जगह पे अपना डाटा चेंज करवाया तो बाकियों पे वही रहा, डाटा इनकंसिस्टेंसी हो गई। ठीक, इनॉर्मलीज आ गई। ये सारी चीज़ें आती हैं ट्रेडिशनल डाटाबेस में, और इसकी एग्जांपल ये एक्सेल की फाइल आपको दिखाई गई है यहाँ पे। ठीक हो गया। उसकी बजाय टुडे रिलेशनल डाटाबेस क्या है, रिलेशनल डाटाबेस ये है कि आप एक अपना डाटाबेस बनाते हैं और हर डिपार्टमेंट आपका एप्लीकेशन, आपके यूज़र आपका सेंट्रल डाटाबेस के साथ कनेक्ट होता है। ये है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है। अब इसके अंदर कोई नामली नहीं होती, कोई डाटा, क्योंकि डाटा पड़ा ही एक जगह, कोई डुप्लीकेशन नहीं है। डाटा एक ही सर्वर के ऊपर मौजूद है सबका। जिसने डाटा इंसर्ट करना है उसने इधर ही आके करना है, जो चेंज होनी है इधर ही होनी है, जो अपडेट होना है इधर ही होना है, जो सर्च होना है इधर ही होना है। एक ही जगह पे डाटा पड़ा है, वही सबको आपको मिलना है। इसलिए ना इसके अंदर डुप्लीकेशन आती है, ना डाटा इनकंसिस्टेंसी आती है। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है। ये फ्लैट फाइल सिस्टम है आपका, और ये आपका स्टाफ टेबल है। अब इनका आपस में रिलेशन कर दिया जाता है। एक आपको मैं बात समझाता हूँ। नेम है, डिपार्टमेंट है, बॉस है और फ़ोन नंबर है। ये देखें बार बार रिपीट हो रहा है, सेल सेल सेल, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप डिपार्टमेंट को लैदा कर लेते हैं, स्टाफ टेबल को लैदा। ये इकट्ठा था, डिपार्टमेंट और स्टाफ इकट्ठा था। यहाँ पे आपने लैदा कर लिया और एक को दूसरे की दे दी, जिसे फॉरेन की कहते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में आपको समझाऊंगा मैं। ये तो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया ट्रेडिशनल डाटाबेस का और रिलेशनल डाटाबेस का। रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है, हर एंटिटी का अलग से, ये 2 एंटिटी हैं। 2 एंटिटी मतलब स्टाफ और डिपार्टमेंट, 2 अलग एंटिटी हैं। उसको रिलेशनल डाटाबेस की सूरत में हम अलग ही स्टोर करते हैं। ट्रेडिशनल में सेम जगह पे स्टोर हो जाता है, रिलेशनल डाटाबेस की सूरत में हर एंटिटी अलग से स्टोर होती है और उनको आपस में लिंक कर दिया जाता है। एक और चीज़, ट्रेडिशनल डाटाबेस में हर डिपार्टमेंट अलग फाइल क्रिएट करता है, जबकि आज के दौर में रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सूरत में एक ही सर्वर होता है। सब वहीं से डाटा इंसर्ट करते हैं और वहीं से डाटा रिट्रीव करते हैं। अब स्कीमा क्या होता है, आपने डाटाबेस बनाना है अपने कॉलेज का। बात सुन लें, उसमें कॉलेज में कौन कौन सी एंटिटी आएंगी। अब एंटिटी यहाँ से क्लियर होगी आपको। उसमें कोर्स होता है कॉलेज में, आपको ये पता होना चाहिए कॉलेज में नंबर ऑफ़ कोर्सेज कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, सेक्शन, स्टूडेंट आईडी, सेक्शन आईडी, कोर्स आईडी, कॉलेज में सेक्शन कितने हैं। आपने हर एक एंटिटी को अलग स्टोर किया। गौर किया आपने, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी। एक और टीचर हो सकता है जिसका आपने डाटा स्टोर करना है। आप हर एंटिटी को अलग स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको आपस में रिलेशन बना देते हैं, उसको आपस में रिलेशन कायम कर देते हैं। ये आने वाले दिनों में बेहतरीन तरीके से मे भी इस वीडियो में हल्का सा आपको समझाता चलूँगा मैं जब MS एक्सेस को टच करूँगा। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं स्कीमा की। डिज़ाइन अ डाटाबेस इज़ कॉल्ड द स्कीमा। डिज़ाइन ऑफ अ डाटाबेस इज़ कॉल्ड दी। अब डिज़ाइन कैसे है, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसा डाटाबेस है जिसके अंदर 3 टेबल हैं और हर टेबल के ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ये एट्रीब्यूट या कॉलम, हर टेबल के ये कॉलम हैं और आपस में वो लिंक्ड हैं। ये इसका डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन ऑफ द डाटाबेस इज़ कॉल्ड स्कीमा। मेरा ख्याल बात क्लियर हो गई होगी। स्कीमा इज़ अ 3 टाइप, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड व्यू स्कीमा। ये 403 के वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, इन द फॉलोइंग डायग्राम वी हैव अ स्कीमा दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 3 टेबल्स, कोर्स, स्टूडेंट एंड सेक्शन। द डायग्राम ओनली शो द डिज़ाइन ऑफ द डाटाबेस, कि इसमें टेबल इतने हैं और उनके ये एट्रीब्यूट्स हैं। इट डज नॉट शो दी डाटा प्रेजेंट इन दोज टेबल। ये नहीं दिखा रहा कि इसके अंदर डाटा क्या है। ये तो कह रहा है कि जब हम इस कॉलेज का डाटाबेस बनाएंगे उसके अंदर ये 3 टेबल होंगे और हर टेबल के ये एट्रीब्यूट होंगे। डिज़ाइन इसे कहते हैं। स्कीमा इज ओनली स्ट्रक्चरल व्यू डिज़ाइन ऑफ अ डाटाबेस एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम।
अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने फिर वही बात आ गई। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा विच रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड। अ डेटाबेस सिस्टम इज डिजाइन टू बिल्ड एंड पॉपुलेट विद डाटा फॉर सर्टेन टास्क। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग यूजर डाटा। वही कह रहा हूँ, एक एप्लीकेशन तो होनी चाहिए ना जो डेटाबेस में डाटा डाले, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वाइल कंसीडरिंग अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी भी कोई मद्देनजर रखना है, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग विच मैनिपुलेट द डेटाबेस। द डेटाबेस एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फॉर डाटा फ्रॉम एन एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक डाटा। In a large system, a database management system help user and other third party software to store and retrieve data। डाटा को स्टोर करना हो, रिट्रीव करना हो, अपडेट करना हो, सर्च करना हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से ही होता। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ यूजर टू क्रिएट देयर ओन डेटाबेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट। द टीम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड द यूजर ऑफ द डेटाबेस एंड अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। It provide an interface between the data and the software application। डाटा तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने इससे डील करना है। इस डाटे को आप डायरेक्ट डील नहीं कर सकते, किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से डील कर सकते हैं इसको आप। और वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका MS एक्सेस है, MySQL है, ओरेकल है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो आपको डाटा को स्टोर करने देंगे, डाटा को अपडेट करने देंगे, डिलीट करने देंगे, जो भी करना है आपने इसके साथ करना देगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, लॉग मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, IO करेगा, उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस कंट्रोल करेगा, स्टोरेज मैनेजमेंट करेगा। ये सारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके लिए ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, एक टॉपिक है ये, मैं क्या आपको आना जाए इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि हैंडआउट्स में है। डेटाबेस की टाइप्स आपसे पूछी जा सकती हैं। राइट 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की 3 टाइप्स, हायरार्किकल डेटाबेस होता है, नेटवर्क डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, ग्राफ डेटाबेस होता है, ER मॉडल डेटाबेस होता है और डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है। 3-4 ये 3-4 आपको ज़रूर याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपको। आगे चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is the branch of computer science that emphasizes the development of intelligence machine, thinking and working like human. For example, speech recognition, problem solving, learning and planning। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी सादा सी डेफिनेशन मैंने दी है यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो इस चीज़ पे, कंप्यूटर जनरेशंस की बात करें तो 5 हैं, 5, 4, 3, 4, 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, वो आपसे डील करता है, आपसे पूछता है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपका माइंड क्या है। इस तरह बात करने के बाद वो आपको बता देता है आप ये कोर्स सेलेक्ट कर ले। देखे ना, अब होता क्या है, बनाता तो इंसान ही है ये, मगर उसके अंदर थिंकिंग सलाहियत पैदा करता है मशीन के अंदर, जस्ट लाइक ह्यूमन, कि वो सोच सके। उस सॉफ्टवेयर से जब आप इंटरेक्शन करते हैं ना, वो आपको बता देता है कि आपको ये कोर्स चूज़ करना चाहिए। आप उसे क्वेश्चन करेंगे, वो उसका रिस्पांस, आप क्वेश्चन वो रिस्पांस, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। असल में वो बहुत बड़ा डेटाबेस उसके अंदर इंस्टॉल होता है। इस तरह का क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर देना है, इस तरह का क्वेश्चन है उसका ये आंसर देना है। इन सारे क्वेश्चन को अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको ये आंसर देना है। बनाता इंसान ही है। रिपोर्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देखें ना, ह्यूमन बीइंग की तरह वो आपके बहुत सारे काम करते हैं। रोबोटिक्स जो हैं, ज़राअत के अंदर रोबोटिक्स हैं, कंप्यूटर के अंदर रोबोटिक्स हैं, उसके बाद ये आपके एटॉमिक एनर्जी के अंदर आपके रोबोटिक्स हैं। बहुत बेशुमार जगह पे आपके रोबोटिक्स हैं। इंसान ने उसे डेवलप कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, वो आपके लिए काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग की तरह वो थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, उसको सलाहियत दे दी गई है। आपने इंडिया की बड़ी मशहूर फिल्म देखी है, एक रोबोट था वो, उसका नाम नहीं मुझे आता फिल्म का, वो आपके लिए सारे, और ये इंग्लिश बेशुमार फिल्में हैं जहाँ पे वो रोबोटिक्स काम कर रहे थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको डेफिनेशन आएगी या एग्जाम्पल आएंगी, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो इस चीज़ पे काम करती है कि मशीन्स को ऐसा बनाया जाए कि वो थिंकिंग वर्किंग लाइक ह्यूमंस कर सके। मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट्स होते हैं, स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं, प्रोएक्टिव हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, डिजीज़ मैपिंग है, ऑटोमेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेट है,
वर्चुअल ट्रैवल बुक एजेंट है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, इंटर टीम चैट टूल है। ये सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल्स हैं। ये मैंने कुछ मज़ीद भी लिखी हैं। लोन एंड क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, कोगेटो सॉफ्टवेयर, स्पैम फिल्टर, वर्चुअल असिस्टेंट्स, ई कॉमर्स रिकमेंडेशंस, ये एग्जांपल हैं वर्चुअल इंटेलिजेंस की। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करते हैं MS ऑफिस और एक्सेल, पावर पॉइंट या एक्सेस, हल्का सा टच उसको करते चलते हैं। करना चाहिए ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ से आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेना है, यहाँ से वर्ड 13, ये ब्लैंक डेटाबेस आपने ले लिया। ये आपके सामने इंटरफेस आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये चीज़ आपकी रिबन कहलाती है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करके निकल जाऊंगा। ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, रिबन कहलाती है। ये मेन्यू बार है, ये स्क्रॉल बार है वर्टिकल। अगर मैं इसका जूम बढ़ा दूं तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाएगा यहाँ पे। ये ले जी, क्लियर हो गई बात। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। अच्छा, उसके बाद सर जो आपसे पूछते थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे थे कि ग्रुप होम के अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं जी, क्लिप बोर्ड का है, फाउंड का है, पैराग्राफ का है, स्टाइल्स का है और एडिटिंग का है। इंसर्ट के अंदर कौन से ग्रुप हैं जी, पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, एप्स, कमेंट, हेडर फुटर, टेक्स्ट, सिंबल। डिज़ाइन के अंदर एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, डिज़ाइन के अंदर कौन से ग्रुप हैं, पेज लेआउट के अंदर कौन से ग्रुप हैं, ये सारा एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। व्यू के अंदर, रिव्यू के अंदर ये कौन कौन से ग्रुप हैं। होम पे आऊँ, यहाँ पे अगर हमने, सर ने एक बात कही थी टेबल की, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करें, टेबल पे क्लिक करें, कितने रोज़ लेने हैं, कितने कॉलम लेने हैं। 1 2 3 4 5 कॉलम हैं, 1 2 3 4 रोज़ हैं इसके अंदर, 5 कॉलम 4 रोज़। इसको सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, सेल। इसके अंदर आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे आप डाटा फिल करेंगे और ये आपका टेबल तैयार है, ये आ गया। उसके बाद सर ने एक बात की थी हाइपरलिंक की, गो टू की, जो ऑब्जेक्टिव में आई हुई थी बातें। बुलेट्स एंड नंबरिंग लगाना, लिस्ट बनानी है, बड़ी आसान है। आपने लिखा जी कंप्यूटर, मैंने टेबल बनाना दिखाया आपको, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड। चलें जी, इतनी की लिस्ट बना लें। आप इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे, ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है, यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग लगा दी। जस्ट ये इस तरह से बुलेट्स एंड नंबरिंग, एक इंटर करेंगे ऑटोमेटिक ले लेगा, दूसरा करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। मैं मल्टी लेवल लिस्ट बनाने लगा हूँ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर, तो वो कौन सी हैं जी, वो है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अच्छा, डिजिटल की फर्दर टाइप्स हैं बड़ी आसानी से, वो कौन सी हैं, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। तो आपने बनाना है आपको इसको, तो बड़ा आसान है। ये यहाँ से आपने नंबरिंग बुल बना दी है, तो वही लगा हुआ कोई और लगा देते हैं इस बार। ये लें। अब डिटेल की फर्दर टाइप्स हैं तो कैसे पता चलेगा, इसको पकड़ा, इधर से इंटरनेट रेज कर दिया, वाह भाई वाह। अब माइक्रो की फर्दर मैं लिख देता हूँ बिलफर्ज। माइक्रो की फर्दर हैं लैपटॉप, PDA,
तो ये माइक्रो की टैब है, कैसे पता चलेगा? इन दोनों को सिलेक्ट किया, एक कंटेंट ऑनर क्रिएट कर दिया। वाओ, बड़ा आसान है। हमें पता चल रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल की फर्दर टाइप्स है मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, और माइक्रो की फर्दर हैं लैपटॉप और पीडीए। क्लियर? ये इस तरह से आपने बनाना था बुलेट्स एंड नंबरिंग। आप अब हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसके ऊपर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की वीडियोस लाने वाला हूँ इंशाल्लाह। बेहतरीन किस्म की आपने देखी नहीं होंगी, क्योंकि मेरा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का, एक्सेस का और वेब डिज़ाइनिंग का कोई 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ये बहुत लंबा चौड़ा लिख सकता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू वीडियो, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है वीडियो का, इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो हाइपरलिंक हम देख लेते हैं कैसे लगाना है। उसके अंदर एक और चीज़ भी आ जाएगी, गोटो भी। पेज सेटअप चलें पहले, उससे पहले हाइपरलिंक से पहले पेज सेटअप सिखा दूँ। पेज लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन पेज की कैसे रखनी, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। साइज़ पेज का कौन सा लेना है, लेटर, लीगल, A4, A3, साइज़ कौन सा लेना है, ये ध्यान रख के जाइएगा। ये आपने क्या करना है, ये आपने याद रख लेना है, लेटर, लीगल, A4 का साइज़। ये एक ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है कि जी इसका साइज़ क्या होता है। ये 8.27 इंच मल्टीप्लाई बाय 11.69 इंच, मतलब विड्थ और हाइट है ये आपने याद रखना है। पेज लेआउट में गए, पेज का साइज सेलेक्ट किया, ओरिएंटेशन सेलेक्ट की, ये पोर्ट्रेट है, समझ गए आप, ये ओरिएंटेशन लैंडस्केप। अब इसका आपने मार्जिन के लेफ़्ट साइड से कितना छोड़ना है, राइट से कितना, टॉप से, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक होता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। बॉटम से मैंने कम कर दिया और लेफ़्ट से भी मैंने 1.5 कर दिया। ये देखें, आपको समझ आ रही होगी, ये रूलर होता है, ये मार्जिन लाइन में, यहाँ से भी इसे कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम हाइपरलिंक बनाने वाले थे। यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी बायोडाटा, उसके बाद क्वालिफिकेशन, चलें जी, दो ही चीज़ों से समझा देना मैंने। अब बायोडाटा में यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ, काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल हो सकती है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ, इसके नीचे काफ़ी लंबी चौड़ी, क्यों ना मैं यहाँ पे एक हाइपरलिंक लगा दूँ और वो सारा डाटा आप वहीं पे मौजूद हो आपका। मैं काफ़ी पेज, अच्छा एक चीज़ बहुत ज़रूरी, अगर मुझे एक पेज से फ़ौरन दूसरे पेज पे जाना है तो कंट्रोल एंटर दबाते हैं, इसे पेज ब्रेक कहते हैं। एक पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया, उससे आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है, बजाय इसके कि आप इंटर कर करके न्यू पेज पे जाएं। आप कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो न्यू पेज पे चले जाएंगे, इसे पेज ब्रेक कहते हैं। यहाँ पे मैंने जाके लिखा बायोडाटा, ये है जी मेरा बायोडाटा। ये मैंने अपना बायोडाटा लिख दिया जी। अब सर ने एक और बात की थी, ये किसी ने मुझे कमेंट भी किया था। ये देखें भाई साहब, ये स्टाइल पड़े हुए हैं, यहाँ पे जस्ट उनका नेम बताया हुआ है, कहाँ पे उसका साइज़ लिखा है, कहाँ पे उसके कलर लिखे हैं। समझ रहे बात को? टाइटल लेना है, सब टाइटल लेना है, हेडिंग लेनी है, हेडिंग 2 लेनी है, मैं हेडिंग 1 ले रहा हूँ, ये लेनी, ऐसे लेते होते हैं। इसको मैं बंद करूँगा, ये खत क्लोज भी हो जाएगा ऐसे। ये देखें, चलें जी। अब अगली चीज़ जो मैंने लेनी है वो लेनी है मैंने, हाँ देखें, मैंने न्यू पेज पे जाना है, तो मेरा पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो क्या करना चाहिए मुझे, कंट्रोल इंटर, न्यू पेज पे आ गया। यहाँ पे मुझे क्वालिफिकेशन लेनी है। क्वालिफिकेशन, ये राइट क्लिक करके स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। ये मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, बिल्ट इन फंक्शन है इसका, MS वर्ड का, वो खुद ब खुद मेरे लिए कुछ डमी लाइन से लिख देता है। अब मुझे इनको कोई रेफरेंस देना है, तो वो आपने क्या करना होता है, आप इंसर्ट में जाके इसे बुक मार्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं जी, इसको बुक मार्क लगा देते हैं। आ जा भाई, बुक मार्क, इंसर्ट, स्मार्ट आर्ट, मेन साइकिल, फुटर, पेज नंबर, बुक मार्क किधर गया, लिंक्स के अंदर पड़ा होगा, ये पड़ा है। आपने इसका नाम रखा, मैंने इसका नाम BD रख दिया, कोई भी रख सकते हैं, ऐड।
ये मैंने एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया, आगे वही दिखाता हूँ मैं आपको। क्वालिफिकेशन, इंसर्ट, लिंक्स के अंदर गए, बुक मार्क, और इसका नाम मैंने क्यू यू लॉजिकल से नाम रखिएगा ताकि बाद में आपको पता भी चले ये क्या है। अब बुक मार्क क्या होता है, जिस तरह आप एक डोरी होती है ना, बुक पढ़ रहे होते हैं, वो डोरी आप वहाँ पे लगा देते हैं कि मैं वापस आके यहाँ पे पढ़ूंगा, इसे बुक मार्क कहते हैं। दो हाइपरलिंक भी कवर हो जाएगा और बुक मार्क भी कवर हो जाएगा इसी के अंदर। आपने पेज ओपन किया तो आपके सामने इस तरह से एक टेबल ऑफ कंटेंट्स की सूरत भी हो सकती है, निकल आया कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। पहले मैं हाइपरलिंक लगा लूँ, तो वो हाइपरलिंक लगा होता है, तो इसी वजह से वो आपको नज़र आता है लिंक्स हाइपरलिंक। वो आपसे पूछता है कहाँ पे जाना है, मैं किसी डॉक्यूमेंट्स में रहना है, कहता है इस पर क्लिक करने से मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहा तुम इस रेफरेंस पे चले जाना है जिसको मैंने BD का नाम दिया है। ओके हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हाइपरलिंक का कलर क्या होता है, ब्लू। ये देखे, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रही है साथ साथ। क्वालिफिकेशन, इंसर्ट, लिंक्स, हाइपरलिंक, कहता है इस पे मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या क्यू यू पे। ओके। अब देखें, कंट्रोल का बटन दबाना है आपने, वो अब ये 500 पेज दूर होता तो डायरेक्ट वहीं पे चला जाता। समझ आ गई ये बात। कंट्रोल होम करूंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। क्वालिफिकेशन पे जाना है, कंट्रोल होम करूंगा वापस आ जाऊंगा। ये हाइपरलिंक होता है। अब गो टू दिखाता हूं मैं आपको। होम, ये देखें गो टू, ये पेज पे कहीं पे भी जा सकता है। आप उसे वो आपसे पूछता कहाँ पे जाना चाहते हैं, पेज, सेक्शन। मैं कहा मैं बुक मार्क पे जाना चाहता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए कुछ बुक मार्क लगाए थे, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। कहता बुक मार्क का नाम बताओ, मैं कहा जी क्यू यू, गो टू। ये भी ऑब्जेक्टिव आया था, ये देखें, ये वहाँ पे आ गया। ये टेबल इंसर्ट करना सिखा दिया मैंने, हाइपरलिंक लगाना सिखा दिया, गो टू की कमांड सिखा दी, और पैराग्राफ है। ये वीडियो मेरा ख्याल काफ़ी लेंथी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे एक्सेल को भी और बाकी चीज़ों को भी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।